हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है निभा पीसीएस पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। इस सीरीज के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 9 करेंगे। इससे पहले 8 सेट का एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होते हैं दोस्तों, वह एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है और यह एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो साल भर जो होता है, जो एक वर्ष जिसे कहते हैं, भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को मनाया जाता है और 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को शीत ऋतु रहती है। इसमें क्या होता है कि सूर्य के किरण जो होता है वह मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगर 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 का के समय लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। लॉर्ड मेयो की अगर बात करें तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मिंटो के समय मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 आया था। तो ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो इंदिरा गांधी आवास योजना जो था दोस्तों, उसी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत जो हुआ था वह 1985 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। राजीव गांधी का सरकार था उस टाइम, तो उन्हीं के द्वारा किया गया था। इसका नाम बदल के जो कर दिया गया पीएम किसान योजना, यह दोस्तों यह किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। इसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया था। शहरी अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शहरी आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड या सर की उपाधि त्याग कर दिया गया था, यानी वापस लौटा दिया गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसमें जो जनरल डायर था उन्होंने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी थी। माइकल ओ डायर ने इससे गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसे सन 1940 में उधम सिंह ने लंदन में गोली मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह सरफुद्दीन किचली, सत्यपाल मलिक
जो दोनों को बंदी बनाया गया था जेल में, उन्हीं को रिहा करने के लिए उन्हीं के विरोध में यह जनसभा हो रहा था। चौरी चौरा कांड 22, इसको याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बहुत बार एग्जाम में डेट पूछ लेता है दोस्तों, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसी चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जो असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह मुंबई यानी बम्बई के वर्धा से शुरू हुआ था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इसकी शुरुआत यानी आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो और मरो यानी डू और डाई का नारा दिया गया था और यह नारा काफी प्रचलित था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, तो इसको याद रखिएगा। अर्थशास्त्र जो है इसके लेखक चाणक्य या कौटिल्य हैं। इनका नाम याद रखिएगा, चाणक्य या कौटिल्य भी इनको कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, तो इनको भी याद रखिएगा। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। इंडिका में पाटलिपुत्र और मौर्य समाज के विस्तार का वर्णन मिलता है। तो सभी बुक के राइटर का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाइट डिटेक्टर जो उपकरण होता है उसे पॉलीग्राफ कहते हैं। पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे झूठ पकड़ने का मशीन भी कहते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। पोलेरीमीटर से किसी भी तारे के विकिरण के प्रकाश को मापा जाता है। तो ये सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितना है। तो 2020 में ही नहीं दोस्तों, अभी वर्तमान में भी भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष हुआ करता था। 61वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ उसके बाद भारत में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। 25 वर्ष जो है दोस्तों वह लोकसभा के सदस्यों का, अगर लोकसभा के सदस्य बनना है तो उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सारे जीके जीएस और करेंट को एक जगह इकट्ठा करके लाए हैं ताकि आसानी हो। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है वह खाद्य और अनाज के उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल गेहूं और
चावल था। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य यूपी और राजस्थान और पंजाब था। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तिलहन के लिए पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू या अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी क्रांति को याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। पूना समझौता कब हस्तांतरित किया गया था? पूना समझौता जो था वह 1932 में हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस पूना समझौता में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी को मानने वाले दोनों सिग्नेचर किए थे। इसमें महात्मा गांधी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। सन 1930 की अगर बात करें तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च शुरू किया गया था। 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। इसी भारत शासन अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था कि हमें ऐसा गाड़ी मिला है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। प्लासी जो है वर्तमान में बंगाल के नदिया जिले में पड़ता है, जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम एग्जाम में बहुत सारे शॉर्टकट जो रहता है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम का पहला उपयोग सन 1982 में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 1982 में केरल में राज्य विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी में उपयोग किया गया था। ईवीएम के साथ वीवीपैट भी याद रखिएगा। तो वीवीपैट ईवीएम के साथ सबसे पहले उपयोग नागालैंड में किया गया था, तो इसको भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है उसमें वर्कबुक जो होता है वह वर्कशीट का संग्रह होता है। वर्कशीट कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। वर्कबुक में वर्कशीट का कलेक्शन होता है। एक्सेल जो होता है दोस्तों, उसमें उसका जो पेज होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, जिसको हम लोग कॉलम और रो की संज्ञा देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। इन्होंने भारत की तरफ से पहली बार अंतरिक्ष का भ्रमण किया था। सुनीता विलियमसन जो है वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। भारतीय
पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला है, जिन्हें विमान दुर्घटना में मौत हो गया था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सन 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था हमारी भूमि हमारा भविष्य। हैशटैग भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। जो पर्यावरण दिवस है दोस्तों, यह 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था और पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया था। तो सन 1974 से कंटिन्यू 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुआ था, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर हम लोग चिल्ड्रंस डे की बात करें तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जल दिवस या बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो बहुत सारे दिवस पूछे जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इनको भी याद रखिएगा, नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने सन 1784 में किया था। विलियम जोन्स जब भारत आए थे तो इन्होंने बहुत अच्छा इन्हें इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान था। जब इन्होंने भारत आए तब भारत के विद्वानों के साथ रहने के बावजूद इन्हें भी संस्कृत और अन्य भाषाओं का ज्ञान हो गया। अन्य भाषाओं के ज्ञान होने के बाद इन्होंने बहुत सारे बुक को भी लिखे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। ये सुविधाएं जो हैं दोस्तों, वह सन 2015 में शुरू किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा, सन 2015 में शुरू किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो हमारा सौरमंडल जो है वह आकाशगंगा मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुर्ग मेखला कहते हैं, का हिस्सा है। हम लोगों का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो इसको भी याद रखिएगा। सौरमंडल की मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सूर्य की चारों ओर हमारा जो आकाशगंगा जो गैलेक्सी है दोस्तों, उसका आकार जो है ऊपर वलयाकार है, जिसको हाइपरबोला बोलते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा, कभी कभी आकार भी पूछा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, जिसको हम लोग दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र जो है वह रायसीना हिल्स के निकट है। तो राष्ट्रपति भवन जो है वह रायसीना पहाड़ी पे ही स्थित है। रायसीना हिल्स के निकट का कुछ स्थान है, जैसे संसद भवन, इंडिया गेट, खेल भवन, वायु भवन, सेना भवन, ये सब हमारा जो है वह रायसीना हिल्स के निकट का ही स्थान है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के नोबेल पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 2014 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। अगर बात करें 2024 में, तो 2024 में भारत रत्न MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह को मिला है। इसको भी जरूर याद रखिएगा। भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले 1954 में हुआ था। 1954 में सबसे पहले भारत रत्न मिला था CV रमन को मिला था, और इनको मिला था, याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। अगर इन तीनों में अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले इन तीनों में किसने पुरस्कार को प्राप्त किया था, तो सी राजागोपालाचारी के द्वारा पुरस्कार को प्राप्त किया गया था। दोस्तों, बोलने टाइम अगर कुछ मिस्टेक होता है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों का। बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। थायरोक्सिन जो है दोस्तों, जो हम लोगों का है वह ग्लैंड पाया जाता है। तो यह ग्लैंड जो होता है वह गले के पास पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का थायरोक्सिन जो है वह हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यही थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण हम लोगों में ग्लैंड, जिसे घेघा रोग बोलते हैं, वो हो जाता है, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, डायटोरियम और ट्राइटियम। ये तीनों में प्रोटियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। हाइड्रोजन के सबसे अस्थायी समस्थानिक प्रोटियम को ही माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक था? वीणा बजाने का काम गुप्त साम्राज्य में कौन करता था? तो गुप्त साम्राज्य में वीणा वादक समुद्र गुप्त को माना जाता है। इनका जो चित्र है वह सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त वीणा अच्छा बजाते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? तो इकोलॉजी जो शब्द है वह अर्नेस्ट हैकल के द्वारा गढ़ा गया था। अर्नेस्ट हैकल जो थे वह सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किए थे। चार्ल्स डार्विन जो था दोस्तों, डार्विन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम लोग आनुवंशिकता के सिद्धांत भी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पताल से जो कचरा निकलता है, जो जैविक कचरे होते हैं, उनका निपटान का सबसे अच्छा तरीका भस्मीकरण है। इसके करने के बाद कचरे जो होते हैं वह पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं और ज़्यादा पॉल्यूशन होने की संभावना नहीं रहता है। जो भी हम लोगों के पास गीला कचरा होता है उसको, या घर के जो डेली यूज के कचरे होते हैं, उन्हें एक आसान तरीका में खड्डे में दबा देना चाहिए, जिससे हम लोगों का पॉल्यूशन कम हो। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो सचिन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100वें शतक को लगाया था। तो इसको भी याद रखिएगा, यह स्टैटिक का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था?
2.5 दिन के झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था और यह अजमेर में बनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा शासक था जिसने राजस्व की दर का 50% यानी आधा कर के रूप में वसूला करता था। रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी जिनका शासनकाल 1236 से 1240 था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी के वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं। तो वायु के संपर्क में अगर कोई भी सिल्वर की वस्तु अगर आती है तो उनमें एक काला परत जम जाता है जो गंधक के कारण होता है। गंधक के कारण ही हमारे वायु के संपर्क में आने से सिल्वर का कलर काला हो जाता है। हम लोग लोहे को जंग से बचने के लिए उस पे जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसको भी याद रखिएगा। क्लोरीन जो है हमारा जिसे Cl कहते हैं उसको भी याद रखिएगा। कार्बन C है, इसमें कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 78% गैस है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अभी भारत के टोटल 43 शामिल है। स्थानों की संख्या टोटल 43 है। 33वां जो है हमारा जिसको 43 बोलते हैं, 43 नंबर का जो है वह है मोइद्दम। मोइद्दम है जो असम में पाया जाता है, जो असम में है। इसे जो है वह हम लोग एक राजवंश था दोस्तों, उसी का टीला मानते हैं इसको। अब सबसे अधिक यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या इटली का है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है, 60 है। भारत में 43 है जिसमें 35 + 7 + 1 है। 35 सांस्कृतिक है, 7 आपका नेचुरल है प्राकृतिक और 1 आपका मिश्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FAO के सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। तो विश्व के सबसे बड़ा मछली उत्पादक करेंट में वर्तमान में भी चीन है। चीन विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है। मछली उत्पादन का सबसे बढ़िया स्थान जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है उस स्थान में सबसे अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है और मछली के उत्पादन का सबसे उत्तम स्थान उसे ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह पर का कितना भाग वनाच्छादित है। वनाच्छादित के मतलब होता है दोस्तों कि पृथ्वी अगर 100% पर है तो 100% के कितने परसेंट पर वन रोपा गया है यानी जंगल है। तो नासा के अनुसार 30% है। अगर हम बात करें तो किसी भी देश का टोटल क्षेत्रफल का 33.33% वन का होना बहुत जरूरी है। अगर 33.33% किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित है तो उस क्षेत्र को अच्छा क्षेत्र माना जाता है जिसका पर्यावरण संतुलन रहता है। उसके पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण या पॉल्यूशन होने की संभावना नहीं रहता है, न कि बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किया था। इन्होंने जब राष्ट्रीय आय की गणना किया था तो उस समय भारत का राष्ट्रीय आय 20 रुपये था। भारत में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले C. V. K. रॉय के द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक कहा गया था। अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी का उपनाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार सन 1876 में टेलीफोन के आविष्कार का श्रेय ग्राहम बेल को दिया जाता है और यह 1876 में इसका आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए